जो कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी वाली बुक है, पेपर 4 उसकी 3rd यूनिट हम कर रहे थे। आज उसका लास्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक रहते हैं जिनको अभी हम कवर करेंगे। डेमोक्रेसी इन इंडिया यूनिट 3rd 20 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। एक तो क्वेश्चन रहता है आपका स्टेट एंड सेंटर के जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनके ऊपर। एक रहता है आपका जो सेंटर और जो स्टेट है उसकी जो जुडिशरी रिलेशन है उनकी क्या बात है, ठीक है। और न्यायपालिका आपकी क्या है, न्याय सक्रियता, जुडिशरी रूलिंग क्या है आपकी, और आपकी विधायिका के कार्यपालिका, और जो आपका लास्ट वाला है 3.5 वाला, वो वाला आपका रहता है, ठीक है। ठीक है, आपका टॉपिक है स्टेट एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उनके बारे में हम बात करेंगे। मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस। ओके। तो मेरा टॉपिक था कि स्टेट और सेंटर के बीच में फाइनेंशियल जो रिलेशनशिप है वो कैसे है। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि एसएसटी तो मेरे को खुद ही अच्छी नहीं लगती, तो स्टोरी के थ्रू उसको मैं समझाऊंगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिलेशनशिप का मतलब है जो हमारी सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनके बीच में जो रेवेन्यू है, जो भी टैक्सेस है, वो कैसे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो, जैसे इसका लेके चले एक घर, ठीक है। इंडिया भी हमारा घर है। तो जो सेंटर है वो हमारे घर के बड़े लोग, ठीक है, और स्टेट के हो गए छोटे, जो बच्चे वगैरह और बाकी के जो छोटे मेंबर है, ठीक है। उसके बाद अब जो पैसा है, टैक्स हमारा आता है, वो क्या होता है, सेंटर के पास जाता है सबसे पहले, है ना। उसके बाद फिर स्टेट के पास वो शेयर होता है, यानी कि जो भी जरूरत होती है, जैसे अगर फीस देनी होती है तो बच्चों को मिलती है ना पॉकेट मनी टाइप्स, ऐसे स्टेट को भी चाहिए होता है अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। उनका मतलब मेन पर्पज क्या होता है कि अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब डेवलप हो उनके स्टेट में, है ना। तो उसके लिए सेंटर क्या करता है, स्टेट को पैसा देता है। सेंटर को पैसा कहाँ से मिलता है, सेंटर को पैसा मिलता है टैक्सेस के थ्रू। टैक्स को कलेक्ट करते हैं ना, फिर वो टैक्स को शेयर करते हैं आपस में, जो भी जीएसटी वगैरह से उनको मिलता है। फिर फाइनेंशियल कमीशन एक हमारे पास आता है। तो ये क्या है कि जैसे इसमें क्या है कि फाइनेंशियल जो कमीशन है ना, वो बताएगी कि किस स्टेट को कितना टैक्स मिलना चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए, मतलब पैसे किस किस स्टेट को कितने कितने मिलने चाहिए। जैसे हमारे घर में मम्मी अगर पैसों को संभालती है, तो मम्मी डिसाइड करती है कि पापा को खर्च के लिए कितने पैसे देने हैं, बच्चों को कितने देने हैं, है ना। तो सबका अलग अलग रेवेन्यू फिर वो देते हैं। ऐसे स्टेट को कितना कितना मिलना चाहिए अमाउंट, वो फाइनेंस कमीशन हमारी क्या करती है, देखती है इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि कोई स्टेट बहुत अच्छा डेवलप हो रखा होता है और कोई पिछड़ा हुआ होता है, तो जो पिछड़ा हुआ होता है उनको भी हेल्प मिले बराबर, वो आ पाए इस वजह से। अब जैसे दिल्ली और मुंबई की बात करें तो इनसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट वगैरह आते हैं, बाहर से बहुत लोग रहने के लिए आते हैं ना। तो यहाँ से रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होगा। तो क्या होगा कि हम जब किसी और स्टेट को शेयर करेंगे टैक्स या फिर जो भी हमारा रेवेन्यू है, तो उनको भी डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। जीएसटी से जो भी इनकम आती है वो सेंटर के पास जाएगी पहले, और फिर हम स्टेट को शेयर करते हैं। अब किसी किसी केस में क्या होता है कि स्टेट क्या करती है कि वो डेवलपमेंट करती है, लेकिन उनके पास क्या होता है, पैसों की कमी पड़ जाती है। जैसे उनको सड़क नहीं बनवानी हो, है ना, या स्कूल हॉस्पिटल्स हो गए, मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो, लेकिन उनके पास क्या हो गया, पैसों की कमी हो गई। तो उस केस में वो सेंटर से लोन भी ले सकते हैं, वो बैंक से भी लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन लेना क्यों है, लोन इसलिए लेना है कि मतलब वो ज्यादा पैसा जो है करप्शन के थ्रू ना तरफ ना जाए, है ना। अगर वो लोन लेंगे तो उनको वो पैसा वापस चुकाना पड़ता है। तो अगर स्टेट ने पहले सेंटर से लोन लिया है, अब इस केस में ये भी है, सेंटर से भी परमिशन लेनी पड़ती है कि अगर स्टेट ने पहले से ही लोन ले रखा है, पहले से ही कोई सेंटर से, तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि ये वाला नया लोन जो है मेरे को किस चीज के लिए चाहिए। अगर जैसे मान लो दिल्ली की बात करूं, दिल्ली को अब लोन चाहिए
सड़क बनवाने के लिए दोबारा से नई, या फिर नया हॉस्पिटल बनवाने के लिए, और उनका कुछ अमाउंट है तो, और उसने पहले से ले रखा है लोन, तो वो क्या करेगी, पहले सेंटर के पास से परमिशन लेगी और उसके बाद उसको नया लोन अप्रूव होगा। ऐसा लोन का रूल बनाया क्यों था, क्योंकि स्टेट को जितनी जरूरत हो उतना ही पैसा उनको मिले, ठीक है, और उन पर ज्यादा मतलब कर्ज भी ना हो, ज्यादा क्या कहते हैं उसको, ज्यादा अगर पैसा हम देंगे स्टेट को तो वो जरूरत से ज्यादा वो होते हैं ना चीजें खर्च करने लगते हैं, तो जितनी जरूरत हो उतना ही उनको मिले और देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। तो मतलब ऐसे सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। काम हो गया, बहुत टाइम बात कर रही हूँ, आवाज अटक गई आज मेरी। ओके ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो बेटा, इन्होंने बताया कि जो स्टेट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में जो भी फाइनेंशियल वो होता है वो रिलेशन वो कैसे होता है। एक तो होता है सबसे पहले तो जो टैक्स होते हैं, ठीक है, टैक्स किस तरीके से हमारा स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिवाइड होएगा, ठीक है, एक तो ये बात आती है। दूसरा, आपके स्टेट के अलग से रिवेन्यू होते हैं और आपके सेंटर के अलग से रिवेन्यू होते हैं, ठीक है। तो सेंटर द्वारा जितने भी संग्रहित किए जाते हैं आपके रिवेन्यू, किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, यानी कि सेंटर द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। ऐसे कौन कौन से रिवेन्यू हैं जो सेंट्रल के जब द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं और उनको स्टेट में ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे ही कुछ रिवेन्यू ऐसे होते हैं जो कलेक्ट तो क्या है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे कहाँ पर है जमा कराए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो एक है हमारा ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। दूसरा क्या है आपका जो भी फाइनेंस कमीशन है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से कितना बजट किसके लिए पेश किया जाएगा, कितना एजुकेशन के ऊपर जाएगा, ठीक है। प्लानिंग कमीशन की बात की गई है यहाँ पर। जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या करता है हमारा सोशली और जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं उनको क्या करता है गाइडलाइंस देता है, ठीक है। और जितने भी हमारे स्टेट है उनको कंट्रोल करने क्या क्या है जो प्लानिंग आयोग है वो स्टेट और सेंट्रल के कंट्रोल में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। जो आपका प्लानिंग कमीशन है वो क्या है एक ऐसा सिस्टम बनाता है फाइनेंस का, ठीक है, जिसको क्या है अगर राज्य योजना के निर्णयों को स्वीकार न करे तो संघ उसे संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं कर सकता। तो प्लानिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका सेंट्रल और स्टेट की सहमति व परामर्श का पूरा आदर किया जाता है। यानी कि जो प्लानिंग कमीशन है वो जो भी प्लानिंग करता है, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक से लेकर चाहे आपकी सोशली प्लानिंग करता है, तो उसको क्या है स्टेट और उसको मानना पड़ता है। हाँ, लेकिन क्या है अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट उसको नहीं मानता है तो सेंटर उसको क्या है बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है भाई, उस पॉलिसी को मानने के लिए। उसके बाद जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या करता है, वित्त आयोग की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार राष्ट्रपति संविधान लागू होने के बाद 2 वर्ष के काल में और उसके बाद 5 वर्ष बाद उससे पहले भी वित्त आयोग की स्थापना करेगा। यानी कि मान लीजिए जब भी आपका क्या होएगा इसकी वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, ठीक है। और वित्त आयोग में क्या है ये बताया जाता है कि कितना बजट तो हमारा सेंटर के पास जाएगा, कितना हमारा क्या है स्टेट के पास जाएगा, ठीक है, कि कितनी कितनी राशि हम क्या है सब्सिडीज के तौर पर देंगे, कितनी राशि हमें क्या है अपने देश को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने वाले और क्या क्या हमारे पास विषय है। ये सारी चीजें क्या है जो मंत्रिमंडल होता है वो सारे तय करते हैं। और उसके बाद क्या है जो आपका बजट होता है वो अलग अलग उस पे उसका खर्च किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके जो राज्य के जितने भी रिवेन्यूज हैं, जैसे आपका लैंड का आ गया, आपकी एग्रीकल्चर से इनकम आ गई, ठीक है, आपकी जो भी इनकम टैक्स से आ गई, प्रति व्यक्ति कर जो भी आपके इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होते हैं, वाहनों पर जो भी टैक्स लगता है, और जो भी आपके जितने भी क्या है एक चुंगी कर होता है जब आप दूसरे स्टेट से दूसरी स्टेट में एंटर करते हो तो वहां पर जो टैक्स लगता है वो वाला। तो ये तो क्या होते हैं हमारे रिवेन्यू के स्रोत होते हैं। ऐसे ही क्या होता है जो आपका सेंटर का जो रिवेन्यू है उसमें क्या क्या होते हैं आपके जो भी कृषि आय को छोड़कर अन्य आय इसके अंदर शामिल होती हैं। जैसे आपका क्या हो गया डॉक चार्जेस हो गए, आपके कॉर्पोरेट टैक्स हो गया आपका, ठीक है, जितनी भी सरकार की संपत्ति है उससे कोई शुल्क आपको मिल रहा है सरकार को वो हो गया, आपकी फॉरेन जितने भी आपने लोन ले रखे हैं गवर्नमेंट ने वो सारे सेंट्रल के अंदर ही आएंगे। आपकी जितने भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट्स हैं उनका सारा लेखा
लेखा जोखा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहेगा, ठीक है। और जो भी क्या है लोकल कोई भी लोन है या भारत का आरबीआई रिजर्व बैंक, इनसे जो भी इनकम होती है वो किसकी इनकम कहलाती है, वो सारी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कहलाती है। और उससे पहले जो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, उससे जो इनकम होती है वो सारी की सारी आपकी स्टेट की क्या कहलाती है, वो कहलाती है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कलेक्ट तो क्या है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये सारे शुल्क जाते कहाँ पे हैं, आपके सेंटर के पास जाते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें सेंटर द्वारा कलेक्ट की जाती है और राज्य को सौंप दी जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो सेंटर द्वारा कलेक्ट की जाती है, तो जो भी क्या है आपके रेलगाड़ी के जो भी भाड़े हैं, समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर का जो सेल्स परचेज है, ठीक है, जो भी आपके अंतरराज्यीय जो भी ट्रेड है या कॉमर्स है या माल के क्रय विक्रय से जो भी आता है, तो वो सारा का सारा क्या है स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है, ठीक है। कलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, सेंटर के द्वारा। अब क्या है संघ द्वारा अध्यारोपित और राज्य द्वारा, अब कुछ ऐसे हैं जो स्टेट के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं और सेंटर को सौंपे जाते हैं। इसमें क्या है आपके प्रोडक्शन जो भी टैक्स लगता है, कोई भी मेडिसिन वगैरह है, कोई भी आपकी अदर शुल्क हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है किसके अंदर आती है, आपकी स्टेट इनको क्या करता है कलेक्ट करता है और इनको कहाँ पर है भेज देता है, आपके संग्रहित होंगे और राज्य में इनका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज देता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है जो भी प्रोडक्शन यहाँ पर फैक्ट्रीज में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर जो भी टैक्स है वो सारा क्या है कलेक्ट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट और जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। इस तरह से क्या है आपके ये सारी चीजें थी कि वो किस तरीके से इसका बंटवारा करेंगे। टैक्स जो भी मेन तो देखो गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स क्या होता है, टैक्स होता है, ठीक है। टैक्स लगाते हैं वो इनकम के ऊपर भी लगाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी लगाते हैं, हाउस टैक्स होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हो, आप ये सारी चीज़ों का जो खर्चा होता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के लिए क्या है रिवेन्यू होता है, चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से क्या होता है सेंट्रल और स्टेट में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक आपका विधायिका क्या है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो विधायिका को लेजिस्लेचर, ठीक है। विधायिका क्या होता है इसको हम मैम हाँ जी मैम लेजिस्लेचर हमने कर लिया था। कर लिया था, तो यस फिर हाँ जी मैम, ये मैम। सारी चीजें कल करवा दी थी मैंने। तो इसमें फिर थोड़ा ही बचा है फिर अब एक है आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो जुडिशरी रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। स्टेट और सेंट्रल के गवर्नमेंट, चलो मैं ही बता देती हूँ इसको भी, वैसे तो ये टॉपिक मैंने सुप्रिया को दिया है, कुछ सुप्रिया बता देगी, मोटा मोटा मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि जो न्याय व्यवस्था है कि किस तरीके से होएगी हमारी यहाँ पर न्याय व्यवस्था, ठीक है। तो इसमें स्टेप टू स्टेप पहले तो क्या होता है हमारे यहाँ पर जिला अदालतें होती है, जिला अदालतें का मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में भी क्या होता है कोर्ट होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, अगर वहां से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाते हैं, और उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते सेंट्रल लेवल पे जो सबसे ऊपर होता है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया वो फाइनल फैसला होता है, उसके बाद आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्टेप टू स्टेप क्या बताया गया है कि जो हमारा जुडिशरी भी कर लिया, फिर रह क्या गया इसमें, मैम कल प्रीति ने ये सारे टॉपिक्स बताए थे, जुडिशरी और काउंसिल वगैरह सारे, वो प्रेसिडेंट। ठीक है। तो फिर लास्ट वाला टॉपिक आ जाइए और फिर खत्म करके 10-15 मिनट का ब्रेक लेके आपका लास्ट वाला टॉपिक इसमें चैलेंजेस टू डीपर इंडियन डेमोक्रेसी इन रिलेशन टू इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट, जेंडर, क्लास, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो इसमें टॉपिक था बेटा 3.4 हो तो गया, सिद्धि आपने करवाया था और एक ये पारस को दे रखा है टॉपिक। मैम 3.4 रह रहा है, आपने कल दिया था। हाँ तो इसके कुछ कुछ टॉपिक दे रखे हैं मैंने। यस मैम। हाँ कुछ कुछ टॉपिक दे रखे हैं, एक बार 3.5 कर लेते हैं पहले, ठीक है। ओके मैम। अब देखो भाई इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट, ठीक है। अनीशा यस मैम। रेडी हो बेटे आप?
यस मैम। इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट और इनइक्वालिटी ऑफ जेंडर, इसके बारे में बताना है और ज्यादा डिटेल में नहीं बताना, ऐसा थोड़ा सा बता देना जिससे समझ में आ जाए, सबको मीनिंग क्लियर हो जाए। ओके मैम। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत असमानता क्या है, इसके दुष्परिणाम तथा जातिगत असमानता को दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालिए। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि जातिगत असमानता क्या होती है। हमारे समाज में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। सभी मनुष्य समान हैं और सभी के सम्मान, शिक्षा, रोजगार तथा आगे बढ़ने का समान अधिकार है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर ऊंच नीच का व्यवहार किया जाता है, उसे कम समझा जाता है या उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो उसे जातिगत असमानता कहते हैं। यह समाज और देश दोनों के लिए हानिकारक है। जातिगत असमानता क्या होती है, जिसमें जाति के आधार पे उनके साथ ऊंच नीच किया जाता है, उनको शिक्षा लेने से रोका जाता है या किसी भी कार्य को करने से रोका जाता है, तो यह उनको कम समझा जाता है, तो उसे जातिगत असमानता कहते हैं। फिर जातिगत असमानता के दुष्परिणाम इस हैं। पहला है, समाज में भेदभाव बढ़ता है। जातिगत असमानता यानी लोगों में भेदभाव होगा जाति के आधार पर, तो समाज में भेदभाव बढ़ेगा, लोग आपस में बराबरी का व्यवहार नहीं करेंगे। दूसरा, राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है। समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा कम हो जाता है, लोग एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझने लगते हैं। तीसरा है, शिक्षा और रोजगार में बाधा आती है। कई योग्य लोगों को अवसर नहीं मिल पाते, मतलब जो नीचे जाति के लोग हैं उनके अवसरों को छीन लिया जाता है, उनको पढ़ा शिक्षा रोजगार में स्थान नहीं दिया जाता है। लोगों में जागरूकता फैलाई जाए ताकि सभी। फोर्थ है, आर्थिक और सामाजिक विकास रुक जाते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग पीछे रह जाता है, यानी मतलब जो नीची जाति के लोग हैं वो मतलब वो जो है वो पीछे रह जाते हैं आर्थिक विकास में और सामाजिक विकास में। फिफ्थ है, मानसिक पीड़ा और हीन भावना पैदा होती है। भेदभाव करने वाले लोगों का आत्मविश्वास कम हो जाता है, यानी जिनके साथ भेदभाव किया जाता है उनका जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है, वो मतलब समाज में आने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो आगे आएंगे तो उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। फिर इस जातिगत असमानता को दूर करने के उपाय। पहला उपाय, सभी को समान शिक्षा के अवसर दिए जाएं, सभी को पढ़ाई का अवसर मिले। फिर संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार का पालन किया जाए। मतलब संविधान में जो समानता का अधिकार है उसको लागू किया जाए और उसका पालन किया जाए। थर्ड, जाति के आधार पर भेदभाव का विरोध किया जाए। अनिशा, आवाज ब्रेक हो रही है बेटे आपकी। इसमें हम पढ़ते हैं जातिगत असमानता को दूर करने के उपाय। इसमें हम पढ़ते थे, जाति के आधार पर भेदभाव का विरोध किया जाए, यानी जाति के आधार पर भेदभाव न किया जाए। फोर्थ है, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए ताकि सभी एक दूसरे का सम्मान करें। फिफ्थ है, योग्यता और मेहनत को महत्व दिया जाए, जाति को नहीं, मतलब लोगों के काम को देखा जाए कि वो कैसा काम कर रहे हैं, ना कि इसे कि वो कौन सी जाति से है। सिक्स्थ है, समानता, प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जाए। इसका मतलब है, याद रखिए कि हर इंसान बराबर है, किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके चरित्र, मेहनत और अच्छे कार्यों से होती है। यदि हम सभी समानता, सम्मान और भाईचारे की भावना अपनाएं, तो जातिगत असमानता को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है और हमारे देश अधिक मजबूत तथा प्रगतिशील बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लिंग असमानता क्या है? लिंग असमानता के कारण एवं उसे दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। लिंग असमानता क्या होती है? लिंग का अर्थ है स्त्री और पुरुष। जब किसी व्यक्ति के साथ केवल उसकी स्त्री या पुरुष होने के कारण अलग या असमान व्यवहार किया जाता है, उसे समान अधिकार, अवसर या सम्मान नहीं दिया जाता, तो उसे लिंग असमानता कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि लड़की की पढ़ाई छुड़वा देते हैं लोग, ये नौकरियों से
उन्हें समान अधिकार नहीं देते, उन्हें निर्णय लेने का अवसर नहीं मिलता। ये सभी समानता के उदाहरण हैं। फिर लिंग समानता के क्या कारण है? फर्स्ट है रूढ़िवादी सोच, मतलब कि टॉपिक था आपका, एक तो था कास्ट इनइक्वालिटी। कास्ट इनइक्वालिटी क्या होती है? जब हम जाति पाति करते हैं कि भाई ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, जब हम जाति के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, उनको छोटा बड़ा दिखाते हैं, तो वहां पर बोला जाता है कास्ट इनइक्वालिटी, यानी कि जातिगत असमानता हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जातिगत असमानता किस किस कारण से होती है? एक तो क्या है, जब हमारे आपस में क्या है, सामाजिक भाईचारे का अभाव है, हमारे साथ में मेल जोल नहीं है। अगर नहीं तो मेल जोल होता है तो सबको हम क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। दूसरा, हमारा जातिगत झगड़ा चलता रहता है, तब हम क्या करते हैं, एक जाति को छोटा मानते हैं, दूसरी जाति को क्या मानते हैं, बड़ा मानते हैं। उसके बाद क्या है, जब हम अनटचेबिलिटी वाली फीलिंग अपने अंदर रखते हैं, तब भी क्या होता है, आपकी इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट होता है। और एक होता है दबंगई, बुलिंग, जब आप क्या करते हो, लोगों को परेशान, आप बाहुबली टाइप होते हो, तब भी क्या है, वहां पर कास्टिज्म सिस्टम ज्यादा माना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है हमारी जेंडर इनइक्वालिटी की। जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, आपस में लड़के और लड़की के बीच में अगर हम भेदभाव करते हैं, महिला या पुरुष को देखकर हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी किस किस के कारण होती है आपकी? एक तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस के कारण, यानी कि बचपन से ही क्या सिखाया जाता है, भाई लड़कियां घर के काम करती है, लड़के किसी कोई काम ही नहीं कर रहे, तो यहीं से क्या हो जाता है, बच्चों के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी की भावना शुरू हो जाती है। आगे माता पिता का शैक्षणिक स्तर, मान लीजिए किसी के माँ बाप अनपढ़ हैं तो वो ज्यादा लड़का और लड़की में भेद करते हैं, और जिनके पढ़े लिखे हैं वो क्या है, वो इक्वल मानते हैं। ठीक है, तो पालन पोषण में भी क्या होता है, आपका स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उसके बाद संस्कृति से संबंधित कारक, ठीक है, कि जो हमारे कल्चर है, कल्चर में भी क्या है, जो महिलाओं की स्थिति है उसको क्या बताया गया है, दयनीय बताया गया है। ठीक है, और इसके कारण भी क्या है, उनके साथ जेंडर इनइक्वालिटी की जाती है, क्योंकि जो हमारा देश है वो पुरुष प्रधान देश है। ठीक है, तो यहाँ पर लिंग जेंडर इनइक्वालिटी मानी जाती है। और हम इस जेंडर इनइक्वालिटी को दूर कैसे कर सकते हैं? एक तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके द्वारा सबको क्या है, एक साथ समान अवसर दिए गए हैं। ठीक है, दूसरी बात आपका जो सेक्शन 14, 15, 16 है, उसमें जो आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, आपको क्या है, पढ़ने का अधिकार है, तो सबको पढ़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सबको पढ़ाया जाना चाहिए। स्त्री और पुरुषों को क्या है, समान अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, स्त्रियों को भी परिवार की संपत्ति में समान अधिकार मिलना चाहिए, चुनाव में भी समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इन तरीकों से हम क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है आपकी रिलीजियन इनइक्वालिटी। ठीक है, धर्म में क्या है, समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद है एक लिंग्विस्टिक वाला। ठीक है, प्रीति बताइए, क्लियर है बेटा? पहले मुझे ये बताओ, जेंडर इनइक्वालिटी और कास्ट इनइक्वालिटी। ठीक है बेटे, ठीक है। हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो एक सेकुलर कंट्री है, मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे ना सभी जो नागरिक है उनको अपनी पसंद का धर्म मानने का और उनको फॉलो करने का, ये सारी चीज करने की उनको फ्रीडम है। फिर भी ना कई बार धर्म के आधार पर, एक मिनट, और भेदभाव, नफरत, ये सारी चीजें, असमान व्यवहार हमें देखने को मिलता है। तो इसे ही धार्मिक असमानता बोलते हैं। देखो, जब रिलीजियस इनइक्वालिटी का मतलब होता है जब डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट पीपल, लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि उनके रिलीजन को कंसीडर करते हैं दूसरे, मतलब कोई आदमी अपने रिलीजन को छोटा मानने लगता है या फिर दूसरे के रिलीजन को बड़ा मानने लगता है। तो यहीं से जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है ना, धार्मिक असमानता, धार्मिक इनइक्वालिटी, ये बढ़ती जाती है। जैसे किसी कोई आदमी है तो उसको सिर्फ नौकरी मिल रही है, क्यों? क्योंकि उसके धर्म के कारण या उसके मकान के कारण या उसको सम्मान ना मिले, तो फिर ये भी एक धार्मिक इनइक्वालिटी है, रिलीजियस इनइक्वालिटी है। तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? देखो, एक तो फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी, यानी श्रेष्ठता की भावना। कुछ लोग मानते हैं कि जो रिलीजन होता है ना, वो अपने रिलीजन को बेस्ट मानते हैं और दूसरे के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं।
एक तो ये हो गया, और फिर होता है रिलीजियस कन्वर्जेशन यानी धर्म कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन। मतलब कई लोग अपना रिलीजन चेंज करते हैं, क्यों? क्योंकि पॉवर्टी के कारण, प्रेशर के कारण, अट्रैक्शन के कारण, जो कि सोशल टेंशन और सोशल प्रेशर बढ़ा देते हैं। धर्म परिवर्तन भी रिलीजियस इनइक्वालिटी का एक कारण है। फिर है शो ऑफ इन रिलीजन। देखो, कुछ लोग ना अपने धर्म के नाम पे ना बहुत सारे पैसे वेस्ट करने लग जाते हैं, बहुत सारे अमाउंट रिलीजियस इवेंट्स में वेस्ट करते हैं, जबकि वो सोशल वेलफेयर में भी लगा सकते हैं। जैसे ये कोई बहुत महंगा धार्मिक समारोह कर दिया, जबकि उसी पैसों से वो गरीब बच्चों को बुक्स भी दे सकते थे, उनकी पढ़ाई भी करवा सकते थे। फिर है धर्म के नाम पे राजनीति भी बहुत होती है हमारी कंट्री के अंदर, पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। जैसे कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो वोट्स लेती है रिलीजन के नाम पे और डिविजन्स क्रिएट करती है, जिससे समाज में विभाजन बढ़ता है। जैसे वोट्स के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे ना बहुत सारी धार्मिक भावनाओं का यूज होता है। बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो धार्मिक ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, लोगों के अंदर है ना एक अलग ही चीज भर देते हैं वो। फिर है धार्मिक कुरीति और अंधविश्वास, रिलीजियस इवल्स एंड सुपरस्टिशंस। देखो, अंधविश्वास, छुआछूत, महिलाओं के साथ भेदभाव, ये सारी कुरीतियां धार्मिक असमानता को बढ़ाती है। जैसे कोई समुदाय है या कोई महिला है, उसको धार्मिक स्थान में जाने से रोकना, क्योंकि भाई उनकी या तो जाति के ऊपर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये भी इसको धार्मिक असमानता को बढ़ाती है। देखो, अब हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं? एक तो हम सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट कर सकते हैं। हम स्कूल्स के अंदर सारे जो धार्मिक त्योहार होते हैं उन सबको ना एक साथ मिलकर मना सकते हैं, जिससे कि जो रिलीजियस इनइक्वालिटी है ना, वो बच्चों के अंदर बचपन से ही खत्म हो जाए। फिर हम प्रॉपर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग सबको दे सकते हैं। रिलीजियस पॉलिटिक्स हमें उसको रोकना चाहिए, हम एजुकेशन स्प्रेड करेंगे और हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, जिससे सभी नागरिकों को समान समान अधिकार मिलने चाहिए। तो ये कुछ वो थे जिनसे हम धार्मिक असमानता को रोक सकते हैं। देखो, भारत की जो स्ट्रेंथ है ना, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में ही है। अगर रिलीजियस इक्वलिटी हमें जब ही मिल सकती है जब हम सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करेंगे। क्लियर है धार्मिक असमानता क्या होती है और इसके क्या क्या रीजंस थे? फिर है हमारा भाषीय पहचान की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। देखो, भाषा हमारे विचारों की और संस्कृति की ना एक पहचान होती है। मतलब इंडिया के अंदर हजारों भाषाएं बोली जाती है, बोलियां बोली जाती है। जब लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव या विवाद होने लग जाए ना, तो उससे भाषीय पहचान की समस्या कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर और इंफीरियर मानने लग जाता है बिकॉज ऑफ उसकी लैंग्वेज, तो वो एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसके क्या क्या रीजंस है भाषीय पहचान की समस्या के? देखो, एक तो लैक ऑफ वन नेशनल लैंग्वेज। क्यों? जो इंडिया है ना, उसके अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, इसलिए भाषा को लेकर विवाद बनता रहता है। कुछ राज्यों में हिंदी का विरोध किया जाता है, कुछ राज्यों में दूसरी लैंग्वेजेस का विरोध किया जाता है। मतलब भारत के अंदर सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं बोली जाती, बहुत सारी बोली जाती है। तो हर स्टेट का जो व्यक्ति है वो अपनी ही लैंग्वेज को सुपीरियर मानेगा। राजकाज में अंग्रेजी का प्रयोग, यूज ऑफ इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, आज भी जितने भी गवर्नमेंट और जो उच्च शिक्षा है ना, वहाँ पे इंग्लिश का ही ज़्यादा यूज होता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी ऐसे हैं जिसमें कि इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे कि हमारा जो सीटेट का एग्जाम है ना, उसमें भी इंग्लिश को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि हिंदी की जो साइड होती है ना, उसमें कुछ गलती हो जाएगी ना, तो जो इंग्लिश वाला होगा पोर्शन वही करेक्ट माना जाएगा। डिफरेंट व्यूज ऑफ स्टेट्स, अलग अलग राज्यों का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। हर राज्य अपनी ही लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इन एक्चुअल एटीट्यूड, देखो, कुछ लोग ना अंग्रेज जो इंग्लिश है उसको ही बहुत ज्यादा ज्ञान और सफलता की भाषा मानते हैं। जैसे कोई हमारे सामने इंग्लिश बोलता है ना, तो हमारे मन में भी यही आता है, अरे देखो ये कितना इंटेलिजेंट है, इसको कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है ये। और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना, कई लोग ना अपनी मदर टंग को बोलने में ही बहुत शर्म महसूस करते हैं। कई मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए, बहुत बड़े बड़े सार्वजनिक प्रोग्राम हो गए, वहाँ पे ना हिंदी बोलने में झिझकते हैं। तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं भाषी पहचान की समस्या को? एक तो हम सारी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट करेंगे। हर भाषा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है।
हम मातृभाषा में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, हिंदी और जो जितनी भी लैंग्वेजेस है ना उन सबका डेवलपमेंट कर सकते हैं हम। हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ और सारी इंडिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको हम स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, बच्चों को उनमें चॉइस दे सकते हैं कि आप जो लैंग्वेज पढ़ना चाहो आप वो पढ़ सकते हो। और हमें इंग्लिश को ना एक टूल की तरह यूज करना चाहिए, ना कि स्टेटस सिंबल की तरह। और हमें नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना चाहिए, मतलब भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। धार्मिक असमानता मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव, क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो श्रेष्ठता की भावना, धर्म परिवर्तन, दिखावा, राजनीति, अंधविश्वास। हम इनको कैसे दूर कर सकते हैं? सभी धर्मों का सम्मान करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, संविधान का पालन करके और धार्मिक सहिष्णुता का वो करके। और फिर भाषीय पहचान मतलब भाषा के आधार पर भेदभाव, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? अनेक भाषाएं, इंग्लिश का प्रभुत्व और राज्य में अलग अलग दृष्टिकोण, बौद्धिक सोच और हीन भावना। इन सब के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? सभी लैंग्वेजेस को सम्मान प्रोवाइड करके, मदर टंग में एजुकेशन देके और जितनी भी नेशनल लैंग्वेजेस है ना उन सबका विकास करके। ये थे हमारे दोनों टॉपिक्स। क्लियर है बेटे? ठीक है कि धार्मिक इनइक्वालिटी आपकी बता दी, रिलीजियन जिसमें क्या है आप सब धर्मों को एक समान नहीं मानते, अपने धर्म को ऊपर मानते हो और दूसरों के धर्म को तुच्छ मानते हो, ये क्या होता है हमारा रिलीजियन इनइक्वालिटी। उसके बाद लिंग्विस्टिक की जो पहचान समस्या है, ठीक है, इसके क्या कारण है, लिंग्विस्टिक जो प्रॉब्लम आती है क्यों? क्योंकि भारत में क्या है अलग अलग भाषाओं 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और बोलियां तो क्या है हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है अलग अलग, यानी कि हर जगह की अलग बोली है। तो इसकी समस्या का क्या कारण है? जैसे एक राष्ट्र ना होना। और इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे आपके कहाँ पर नहीं है, तमिलनाडु में क्या है नवोदय विद्यालय नहीं है। मतलब तमिलनाडु वाले वहाँ पे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता था। यह आंदोलन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इस आंदोलन को 1980 के दशक में तेजी आई थी। आंदोलन को सफल बनाने के लिए मेधा पाटकर, बाबा अमेट और सुंदरलाल बहुगुणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक मिनट, ये समाज क्वेश्चन, एक मिनट पारस, ये जो है ना आपका ये सीटेट में आता है आपका ये जो सुंदरलाल बहुगुणा है ना इनके नाम का आता है ये सीटेट में क्वेश्चन कि इन्होंने कौन सा आंदोलन छेड़ा था, ठीक है। तो इनका था नर्मदा बचाओ आंदोलन और एक वो पेड़ काटने वाला भी था ना, चिपको आंदोलन। हाँ हाँ, चिपको आंदोलन। इन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं आपके, और दोनों में किसकी मैम भूमिका रही है? आपकी सुंदरलाल बहुगुणा की इसमें भूमिका रही है दोनों आंदोलन में, नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी और चिपको आंदोलन में भी। मैम चिपकू आंदोलन, विश्नोई आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट, अपिचकू मूवमेंट और टेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये सारे इन्हीं के सुंदरलाल बहुगुणा ने इनकी लीडरशिप की है। तो ये ना एक क्वेश्चन सीटेट में आता है बेटा आपका, ठीक है। कोई सा भी एक आंदोलन दे देंगे और उसमें ऑप्शन दे देंगे कि ये किस किस ने, या तो चारों ही ऑप्शन में सभी व्यक्ति का नाम लिख देंगे ऑल ऑफ दीज, या फिर जो आपको याद है जैसे सुंदरलाल बहुगुणा दे देंगे, मेधा पाटकर, बाबा आमटे, ऑल ऑफ एबो आ गया इसमें, या फिर कुछ अलग अलग नाम दे देंगे। तो ये आपको याद करना है। और कई बार ना एरिया भी पूछ लेते हैं कि ये आंदोलन कहाँ पे हुआ था, किस एरिया में हुआ था। चलिए बेटा कंटिन्यू पारस। इसमें समाज के अन्य वर्गों के लोगों ने भी इस आंदोलन का समर्थन अदा किया था। आंदोलन के समर्थकों की ये मांग थी कि बांध परियोजना के पूर्ण होने तक सरकार उन कई लाखों लोगों के पुनर्वास की पूर्ण व्यवस्था करे जो इस परियोजना के पूर्ण होने पर बेघर हो गए थे। परंतु संबंधित अधिकारियों द्वारा लोगों के पुनर्वास को गंभीरता से नहीं लिया गया था। इस वजह से समाज के अन्य वर्गों के लोग भी जुड़ गए। इसके बाद यह आंदोलन और तेज हो गया था। समर्थकों का ये तर्क था कि सरकार सरोवर बांध परियोजना से संबंधित राज्यों के 245 गांव जलमग्न हो जाएंगे और इन गांवों के लगभग 2.5 लाख लोग विस्थापित हो जाएंगे। इस परियोजनाओं से लोगों के पुनर्वास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण आदि पर पूरा असर पड़ा। इससे जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों को भी नुकसान पहुंचा। समर्थकों का ये भी तर्क है कि ये परियोजनाएं बड़े नेताओं का लाभ पहुंचाने के लिए आम जनता को नुकसान पहुंचा रही है। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण संरक्षण संबंधी से महत्वपूर्ण आंदोलन था। हो गया।
देखो बेटा, इसमें क्या बताया था, जो आपका नर्मदा आंदोलन था ये हुआ क्यों था। यहाँ पर क्या था, दो बड़े प्रोजेक्ट आए थे, जो बड़े बड़े क्या थे, डैम बने थे यहाँ पे। एक तो नर्मदा नदी में बना यहाँ पे, जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध, और एमपी में बना नर्मदा सागर जो डैम था। ये जो प्रोजेक्ट आए थे इनका लोगों ने यहाँ पे विरोध किया था। क्यों क्यों विरोध किया था, क्योंकि जब ये डैम बन रहे हैं तो यहाँ के लोगों को भाई वो जमीन खाली करनी पड़ेगी। दूसरा, जो सरदार सरोवर डैम था, इससे 245 गांव क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाए। जलमग्न का मतलब मान लीजिए अचानक बाढ़ आ जाए या डैम की दीवार टूट जाए तो एकदम से फ्लो में पानी जाएगा, तो इससे क्या था, 245 जो गांव से उनके डूबने का खतरा था। तो इस वजह से लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया। दूसरा कारण क्या था, लोगों को क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकार ने भाई ये कहा कि हम क्या करेंगे, ये जगह आप छोड़ दीजिए, हम दूसरी जगह पर आपको क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके कारण भी क्या किया गया, उनकी आजीविका, उनका कल्चर, उनकी जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा था। जंगल, जमीन, ये सारी चीजें जो थी हमारी, जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज थे उन सबको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट था इनको ज्यादातर लाभ तो क्या हो रहा था भाई, जितने बड़े नेता थे उनको लाभ हो रहा था, लेकिन जो आम जनता थी उससे क्या था, इनका नुकसान हो रहा था। इसलिए लोगों ने क्या है, इसके खिलाफ क्या किया गया, आंदोलन किया गया। ठीक है, कि भाई हमारे, अगर आप या तो हमें माइग्रेट कर रहे हो तो कहीं और अच्छी जगह पर शिफ्ट करो, और हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमें दो। तो ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका, जनसाधारण से जुड़े सामाजिक व राजनीतिक आंदोलनों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाले। यानी कि ग्रास रूट सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट सारे हो गए हैं हमारे। ठीक है, सिर्फ हमें ये बताना है ग्रास रूट सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जनसाधारण से जुड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, जनसाधारण आपने क्या है यहाँ पर, जो ग्रास रूट आपकी सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये क्या है, आपके सामूहिक प्रयासों, मुख्य तौर पर अलौकिक सत्ता। यानी कि आपने जितने ये पढ़े हैं यहाँ पर आंदोलन मूवमेंट पढ़े हैं वो सारे इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि टाइम टू टाइम हमारे कुछ तो क्या है, इन्वायरमेंट को लेकर, कुछ हमारे क्या है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, कुछ समाज के लिए समय समय पर क्या है, मूवमेंट हुए हैं, आंदोलन हुए हैं। ठीक है, वो चाहे क्या है, आपके किसी भी राज्य में हो सकते हैं, और उनका कारण सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, सत्ता समान नहीं, क्योंकि हर एक जो स्टेट है उसकी ना तो पॉलिटिकल कंडीशन एक जैसी है, ना ही उसकी सोशल कंडीशन एक जैसी है। लेकिन जो हमारा समकालीन विश्व है उसमें जो हमारी सोशल सत्ता और राजनीतिक सत्ता के बीच अंतर करना, वास्तविकता को छिपाना और राजनीतिक प्रक्रिया को, जटिलता को अनदेखा करना ही है। लेकिन अगर हम देखें हमारे कंटेम्प्रेरी इंडिया में देखा जाए तो जो हमारी पॉलिटिकल जो थी सिचुएशन और जो हमारी सोशल जो सिचुएशन थी वो क्या थी, हमारी उसको अनदेखा किया जाता था। क्योंकि क्या था, कॉलोनियल रूल था, हमारा ब्रिटिश का रूल था। सिर्फ क्या थी, यहाँ पर राजनीति जो दल थे वो ही अव्यवस्थित नहीं होते थे, बल्कि न्याय जो हमारा लॉ है वो भी इससे प्रभावित होता था। ठीक है, तो लोगों ने क्या है, जब इतना शोषण हुआ तो उसके कारण क्या है, उन्होंने देखो बहुत सारा शोषण तो उनका आजादी से पहले ही हो गया, लेकिन आजादी के बाद भी जब क्या है, हमारे यहाँ पर लोगों को जब सारे अधिकार नहीं मिले तब क्या है, उन्होंने ये कुछ मूवमेंट चलाए। ठीक है, जिनको उन्होंने नाम दिया सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। ठीक है, इनमें क्या है, सिर्फ नाम मात्र का ही अंतर है। ठीक है, नहीं तो क्या है, सारी चीजों में क्या है, यहाँ पर नेताओं को ज्यादा फायदा हो रहा है और जो हमारी आम जनता है उसको फायदा नहीं हो रहा है। और उसी के हितों के लिए क्या है, कुछ लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने इसमें स्थानीय लोकल लेवल पर क्या है, इसके अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया कि भाई गवर्नमेंट ये चीजें कर रही है तो हम लोग नहीं सहेंगे। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने जैसे क्या है, चिपको आंदोलन चलाया, आपका ज्योति भागा किसान आंदोलन चलाया, आपका नक्सलवादी विद्रोह चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, आंध्र प्रदेश का आंदोलन चलाया। तो ये सारे के सारे आंदोलन क्या है, आपके जनसाधारण से जुड़े, जनसाधारण का मतलब जो आम इंसान है। ठीक है, उनसे जुड़े हुए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की यहाँ पर बात की गई है, जो आप ऑलरेडी सारे पढ़ चुके हो। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब मुझे चलो, आज आपकी कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी कंप्लीट हो गई है। मैम मेरा टॉपिक तो रह गया। तेरा कौन सा टॉपिक रह गया मुझे? मेरा भी टॉपिक नहीं आया।
सरकार का व्यंग है जो मतलब न्याय करती है, जैसे कि अगर हमें मतलब न्यायपालिका में तीन कोर्ट है, जैसे सर्वोच्च कोर्ट और हाई कोर्ट और फिर जुडिशरी कोर्ट और जिसको लोअर कोर्ट भी बोलते हैं। पेज ठीक है, नंबर और 47 है प्रीति। हाँ, और उच्चतम न्यायालय की रचना इसका उच्च न्यायालय को ना 28 जनवरी 1950 में स्थापित किया गया था और ये नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और जो मुख्य न्यायाधीश है ना उसको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, और जो उसके जो 37 जो वो और न्यायाधीश है ना जो 37 है वो अभी फिलहाल वर्तमान में। और उच्च न्यायालय के जो भी हेड है ना वो हैं अभी न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो कि 53rd उनका नंबर है, जो वो अभी अभी हैं इस पद पे। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए पहले तो वो, और कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायालय में काम किया हो, उच्च न्यायालय में, और मतलब वहाँ पर रहे हों वो न्यायाधीश के पद पे। और कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता वकील रहे हों, या राष्ट्रपति की राय में वह मतलब उनकी राष्ट्रपति की राय में वो सबसे टॉप लेवल के न्यायाधीश रहे हो, जिससे उन्हें लगा है कि मेरे को इनको पद पे हमें नियुक्त करना चाहिए। और न्यायाधीश का कार्यकाल जो है 65 ईयर्स के लिए होता है, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। और अगर जैसे मतलब जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, अगर वो चाहें कि हमें अपने पद से रिटायर होना है पहले ही, तो वो उनको रिजाइन लेटर भी लिख सकते हैं और वो अपना पद छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और इसमें ना मतलब कि और उच्च न्यायालय की शक्तियाँ भी हैं, जैसे कि मैं उसमें बताती हूँ उसमें क्या क्या है पॉइंट्स। पहला तो है कि एक सेकंड, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जैसे कोई विवाद हो जाए तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय सीधा फैसला सुना सकते हैं कि जैसे किसी बात को लेकर, जैसे उत्तर प्रदेश में जैसे जीएसटी जो है वो केंद्र सरकार में बचता है और उत्तर प्रदेश में भी बढ़ता है, तो उस पर हम वो फैसला दे सकते हैं कि इस चीज़ में ना वो उच्च न्यायालय अपना सुना सकती है फैसला। और सेकंड, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए, जैसे कि कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है, तो इनके बीच में अगर किसी जैसे नदी के पानी को लेके विवाद है तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुना सकता है। तो और थर्ड है, जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय इस पे अपनी टिप्पणी कर सकता है और मतलब बता सकता है कि, और जो छोटे जो लेवल के कोर्ट है ना उनको वो सलाह दे सकता है कि आप इस पे ये मतलब बताओ, या फिर ये मौलिक अधिकार हमारे क्षेत्र में आता है तो इस पे हम फैसला सुनाएंगे, ये वाला ऑप्शन भी है। और रीट वाला है जिसमें ना मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से बंद किया गया हो तो अदालत में उसे तुरंत पेश करने का आदेश देती है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला कोर्ट में सुना सकता है, और अगर वो सरकार को दोषी पाता है तो उसमें उनकी जो संवैधानिक चीज़ें लगाई गई है उसको रद्द भी किया जा सकता है। एक सेकेंड।